बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, ये जो सफलता है ये ना तो कोई रहस्य है और ना ही कोई चमत्कार। बैठे बिठाए सफलता कभी भी नहीं मिलती। सफलता के लिए करनी होती है मेहनत, रखना होता है धैर्य और रखनी होती है जानकारियाँ। हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो अपने खेतों में जम के मेहनत करते हैं, धैर्य रखते हैं फसल तैयार होने तक, और जानकारियाँ हम उन्हें दिलाते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से। आज के कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के पशुपालक चारा कटर मशीन के लिए ले सकते हैं अनुदान। मछली पालक अनुदान पर ले सकते हैं नाव। अगात मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पुषा ज्वाला। अब समाचार विस्तार से। राज्य के गौपालक गौपालन में मदद के लिए अनुदान पर हस्तचालित चारा कटर मशीन या बिजली चालित चारा कटर मशीन ले सकते हैं। हस्तचालित चारा कटर मशीन की योजना लागत 8,000 रुपये, जबकि बिजली चारा कटर मशीन की योजना लागत 20,000 रुपये प्रति इकाई है। इसमें ST/SC और दुग्ध सहकारी समिति को 90% और अन्य श्रेणी के लाभुकों को 75% अनुदान देने का प्रावधान है। राज्य में मछली पालन के विकास के लिए मत्स्यजीवी सहयोग समिति या समिति के सदस्य अनुदान पर साधारण नाव, मोटर चालित नाव या नेट ले सकते हैं। इसमें साधारण नाव की कुल योजना लागत 33,000 रुपये प्रति इकाई है। इसमें सरकार 30,000 रुपये अनुदान देगी। मोटर चालित नाव की कुल योजना लागत 4,45,000 रुपये है। सरकार इसमें 4,05,000 रुपये अनुदान देगी। किसान भाइयों, गेहूं की कटाई से पहले जांच लें कि गेहूं का दाना पककर तैयार है या नहीं। इसके लिए खेत के अलग अलग हिस्सों में बाली से दाना तोड़ लें और दांत से काटकर उसकी पहचान करें। कई बार गेहूं के पौधे तो सुनहरे दिखते हैं, लेकिन दानों का पूर्ण रूप से पकना शेष रह जाता है। दाना कच्चा रहा तो सही तरीके से उसकी मड़ाई नहीं हो पाएगी। बाली से दाना निकालना मुश्किल होगा और उपज भी बर्बाद होगी। इसलिए गेहूं पका है या नहीं ये जांचने के लिए उसे दांत से काटकर परख लें। गेहूं का कटाई का सबसे सही समय होता है कि गेहूं के दाने जब पक कर तैयार हो जाएं, तब हम लोग उसको कहेंगे कि इसको अभी काट लेना है। तो उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट हम बता रहे हैं किसान भाइयों। आप खेत में घूमिए, गेहूं के दाने को इधर उधर से कहीं से भी, एक जगह यहाँ से एक जगह वहाँ से, हर एक जगह से उठा करके उसको दांत पे के बीच रख के दबाइए। अगर आपको कट की ध्वनि मिलती है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो गेहूं का फसल है कटने को तैयार है। अगर ये कट की ध्वनि नहीं मिलती है, पच की ध्वनि मिलती है, तो समझ लीजिए कि अभी ये पका नहीं है, अभी कुछ दिन और इसको खेत में रखें। राज्य के जो किसान मिर्च की अगात खेती करना चाहते हैं वे वर्तमान तिथि से फसल लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति पुषा सदाबहार NP 46A पुषा ज्वाला के A2 लगाएं। मिर्च की बुआई में 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज लेने वाले उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति पुषा सदाबहार NP 46A पुषा ज्वाला और KA2 की उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल हरी फली प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, आप यदि किसी फसल की बुआई कतारों में करना चाहते हैं तो इस काम के लिए कृषि उपकरण बिरसा बीज सह खाद ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये उपकरण कतारों में बीज और खाद डालने का काम करता है। इस उपकरण की कार्यक्षमता 50 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे गोभी फसल में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। गोभी वर्गीय फसलों में रासायनिक दवा का उपयोग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। समेकित कीट प्रबंधन के तहत फूल गोभी और पत्ता गोभी को कतारों में लगाएं। फसल लगाने में गोभी के हर 25 कतार के बाद 2 कतार सरसों फसल लगाएं। ध्यान रहे इसमें पहला और अंतिम कतार सरसों फसल का ही होना चाहिए। इससे कीट लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद हमेशा की तरह वक्त है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। आज के अंक में हम बातें करेंगे कुछ खेत खलिहानों से और कुछ अपने पशुधन के बारे में। पहले जानकारी हासिल करते हैं कि अगर मटर और मसूर की दाल की फसल में कीट लगे तो उसका प्रबंधन कैसे करना है। देखते हैं ये कार्यक्रम। अपने झारखंड प्रदेश में मटर तथा मसूर की खेती से कई किसान जुड़े हुए हैं। इसकी खेती में इसके पौधों में कई तरह के रोग एवं कीटों का प्रकोप होता है। इन पौधों में सबसे ज़्यादा विल्ट या उगठा रोग या फिर पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप होता है। पाउडरी मिल्ड्यू का सल्फर से नियंत्रण किया जा सकता है, जबकि उगठा रोग के लिए बीज उपचार करना अति आवश्यक होता है। आज हम पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग, जहाँ पर हम जानेंगे मटर और मसूर में लगने वाले रोग और कीट प्रबंधन के बारे में। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो यहाँ का अभी का परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो है रोग के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर विल्ट या उगठा बीमारी है, उससे किसान बंधु जो है ज़्यादा उनको लॉसेस होता है। साथ में जो दूसरी बीमारी है वो है आपका यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो है आपका पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू कहने का मतलब जैसे ही जो है आप देखेंगे कि अगर खेत में उनका जो है या तो जिस समय फल फूल जो है मसूर का हो या मटर का हो आ जाते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद उसके ऊपर पूरे पाउडर जैसा फैल जाते हैं। और पाउडर जैसा फैलने से क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है, और वो रुक जाने से उनका जो है उत्पादन लॉस हो जाता है। तो किसान बंधु को जो है सबसे पहले ये चाहिए कि हम लोग इस बीमारी को पहचानें। अगर आप पाउडरी मिल्ड्यू को पहचान लेते हैं तो उसका नियंत्रण करने के लिए सल्फेक्स जो है वो आप 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर दें तो ये एक नियंत्रण आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मसूर है चाहे मटर है उसमें विल्ट या उगठा बीमारी इस प्रक्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो विल्ट में क्या होता है कि हम लोग देखें कि कभी कभी जो है पौधा जैसे ही फल फूल देने की अवस्था में आता है तो वो सूख करके मर जाता है। वैसी परिस्थिति में किसान बंधु को शुरुआती स्तर पे उनको बीज उपचार करके अगर लगाते हैं तो बीज उपचार करने के लिए फायर सिस्टम है। फायर सिस्टम में पहले जो है हम लोग देखते हैं
कि उनको फंजीसाइड से उपचार करना है, फिर उनके बाद कीटनाशक से उपचार करना है, फिर उसके बाद राइजोबियम कल्चर से उपचार करना है। तो फंजीसाइड की बात है तो वैसे परिस्थिति में चूँकि ये विल्ट इफेक्टेड जोन है, पूरा यहाँ एसिडिक सॉइल होने की वजह से ज़्यादा जो है उकठा बीमारी आता है। तो इसके लिए जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियाना एक मित्र जैवनाशी फफूंद है। इसका हम लोग क्या करते हैं कि लगभग जो है 6 ग्राम पर केजी बीज के अनुसार से उपचार कर लेते हैं। तो बीज उपचार करने के लिए अगर किसान बंधु चाहते हैं तो पहले जो है उसमें आप का करें कि जो है 50 ग्राम के आसपास गुड़ जो है या जगरी जिसको बोलते हैं, उसको गुड़ को जो है वो थोड़ा पानी में घोल करके बीज को हम लोग बढ़िया ढंग से उसमें मिला देते हैं। उसके बाद ट्राइकोडर्मा जो है वो पाउडर को हम लोग उसमें डाल देते हैं। तो उससे क्या होगा कि पूरा उस पर एक लेयर जो है फफूंदनाशक का वो चढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो है कीटनाशक है तो वो जो है हम लोग 1 किलोग्राम बीज में लगभग जो है उसको 2 ग्राम जो है आसपास हम लोग इमिडाक्लोप्रिड जो 70% आता है उसको जो है उसमें उपचार करते हैं। और साथ में जो है वो हम लोग तीसरा जो उपचार करते हैं वो है आपका राइजोबियम कल्चर से। तो ये जो है आपका 2 पाउच आता है 200 ग्राम का, 400 ग्राम जो है अगर हम लोग आधा किलो गुड़ के साथ बढ़िया ढंग से उसको हम लोग गुड़ को खौला करके और ठंडा कर देते हैं, फिर उसमें राइजोबियम कल्चर मिला के बीज को मिला देते हैं, तो वो जो है आप लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विल्टिंग बीमारी का जो कुछ हद तक परसेंटेज है वो कम हो जाता है। उकठा रोग से पौधों को बचाने के लिए क्रॉप रोटेशन भी बढ़िया तरीका है। जहाँ सोलोमनसी वंश की फसल लगाई गई है वहाँ लेग्यूमिनोसी दलहन वंश की फसल नहीं लगानी चाहिए। यदि इक्का दुक्का फसल आ भी गई है तो उसे तुरंत उखाड़कर उस जगह पर बैक्टीरिया नाशी घोल का छिड़काव कर दें। उकठा बीमारी को अगर जो देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र है वहाँ पर कोशिश ये करना चाहिए कि क्रॉप रोटेशन को लोग जो है इसको इस्तेमाल करें। क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र है कि जहाँ सोलेनेसी वंश का फसल लगाए हैं वहाँ पर जो है तुरंत में हम लोग को लेग्यूमिनेसी दलहन वंश का फसल को नहीं लेना चाहिए। अगर इक्का दुक्का फसल आ गया है ये जो समस्या आ रहा है तो वैसे परिक्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं कि वो फसल को वहाँ से आप उखाड़ लें या निकाल लें और तुरंत जो है वहाँ पर रासायनिक दवा जो है ये बैक्टीरिया नाशी बाज़ार में जो है वो मिलता है क्रोसिन एजी के नाम से। उसका जो है 6 ग्राम का पाउच आता है, 25 लीटर पानी में घोल बना के उस आसपास को ड्रेंच कर सकते हैं। साथ में जो है हम लोग क्या करें कि अगर देखते हैं कि फ्यूजेरियल विल्ट अगर कभी आ रहा है तो उसका रूट के आसपास वो गलता है, तो रूट के आसपास गलता है तो ब्लू कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है वो 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके उसको अगर ड्रेंच कर देते हैं तो विल्टिंग कुछ हद तक हम लोग रोक सकते हैं। लेकिन इसमें किसान बंधु को देखें कि ये जैसे ही फल फूल में जो है देगा और ये सूखने लगेगा तो किसान बंधु को अलर्ट हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बचाएंगे। इन फसलों में सॉफ्ट रूट रोट का भी प्रकोप होता है। इसका प्रकोप वहीं होता है जहां पानी का जमाव अधिक होता है। इससे बचाव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव बेहतर होता है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि सॉफ्ट रूट रॉट आता है। तो सॉफ्ट रूट रॉट जिसको जो है वो तना के पास वो सूखता है, तो कभी कभी पानी जो है जहाँ पर स्टेगनेंट हो जाता है, जमा हो जाता है, वहाँ पर वो तना गलन का समस्या आता है और उससे जो है वो क्या होता है कि वहाँ पर गलने लगता है, सूखने लगता है। तो ये आप किसान बंधु वहाँ पर भी जो है आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अगर जो है थोड़ा सा छिड़काव कर दें तो ये सॉफ्ट रूट रॉट को जो है वो आप रोक सकते हैं। तो ये 3 जो बीमारी है झारखंड के लिए, ये तीनों जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं काफ़ी मात्रा में फसल को उत्पादन को जो है नुकसान पहुँचाता है। अगर किसान बंधु अगर इस पर सजग हो जाए तो इनको जो है वो अपनी बचा सकते हैं, रोग बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं और उत्पादन भी बेहतर ले सकते हैं। इन सब के अलावा इन फसलों में एफिड यानी कि माहू कीट का प्रकोप भी होता है। इससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है और फलन प्रभावित होती है। इससे बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड या फिर नीम से निर्मित दवा का छिड़काव करना चाहिए। इसी तरह फली छेदक के लिए इंडोक्सा कार्ब के घोल का छिड़काव किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो है कीट की बात करें तो कीट में हम लोग सबसे ज़्यादा जो है देखते हैं इस मौसम में वो है एफिड, जिसको माहू बोलते हैं। तो यहाँ पर चाहे सफ़ेद मक्खी हो या माहू हो, तो यहाँ माहू या जो हम लोग देखते हैं
कि वो दो प्रकार का यहाँ पर लगता है, वो हरा रंग का भी होता है, काला रंग का, जिसको जो है क्रासी बुरा बोलते हैं, ये भी अटैक करता है। ये दोनों सिर्फ जो है क्या है कि पल्सेस वाला जो क्रॉप है, यानी दलहनी वंश का क्रॉप है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आक्रमण करता है। तो ये रस को चूस लेता है। तो रस को चूसने से क्या होगा कि पौधा का वृद्धि बढ़वार नहीं होता है, उसमें जो है फलन अच्छे नहीं आएंगे। तो ये एक समस्या देखने को मिलता है। इन कीटों से बचाव का जैविक तरीका भी होता है। इसके लिए येलो ट्रैप, गंधफास फंदा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बायो पेस्टिसाइड के घोल का छिड़काव तथा नीम निर्मित दवा से भी कीटों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो A4 साइज का जो पेपर आता है उसमें वो चिपचिपा पदार्थ रहता है, उसको इंस्टॉल कर दें, लगा दें, तो रस चूसने वाले कीट जितने हैं वो वहाँ पर अट्रैक्ट होंगे और उसके बाद उसमें चिपक जाएंगे, तो उससे एक नियंत्रण हो सकता है। दूसरा आप है कि गंध फास फंदा जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गंध फास फंदा अगर लग गया तो उसमें क्या होगा कि जो उसमें मादा तितली का गंध रहता है तो नर आकर्षित होता है, तो नर मादा आपस में मिलेगा नहीं तो अंडे नहीं देंगे और उसकी जो है जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। तो गंध फास फंदा को लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो है बायो पेस्टिसाइड बाज़ार में जो है बिवेरिया बेसियाना है, उसका जो है वो 2 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। या हम लोग बैसिलस thuringiensis कुष्ठकी एक दवा है, उसका जो है हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया से नासी है, तो उसका हम लोग अगर छिड़काव करते हैं तो वो जो है आपका 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरह से वैज्ञानिकों की बातों पर ध्यान देकर हम मटर तथा मसूर की फसलों का उपचार करें तो इन्हें कई रोगों तथा कीटों से बचा सकते हैं और उनकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और अब बातें करते हैं पशुधन के बारे में। हमारे ये जो पशुधन है, इससे हम बहुत सारे लाभ लेते हैं। अगर इनसे लाभ लेना है तो जरूरी है कि हम इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और इनका स्वास्थ्य निर्भर करता है इनके पोषण पर। कैसे ध्यान रखें हम इनके पोषण का, विशेषकर भैंस और गायों में, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। पशुपालन के व्यवसाय में पशुओं के पोषण पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसमें 60 से 70% तक खर्च पशुओं के पोषण संबंधी सामग्री जुटाने में ही होता है। पशुओं से अधिक लाभ लेने के लिए उनके पोषण पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। पशुओं के पोषण पर ध्यान देकर ही हम उनकी क्षमता के अनुसार उत्पादन ले सकते हैं। आज हम पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यान, जहाँ पर हम जानेंगे कि गाय और भैंसों को कैसे पोषण संबंधी उपाय किया जाए और उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सके। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, पशुपालन के व्यवसाय में जो उत्पादन में जितना खर्च होता है उसका लगभग 60 से 70% खर्च केवल पोषण संबंधित सामग्रियों को जुटाने में खर्च होता है। और किसानों के लिए कहें तो एक बहुत बड़ा जो खर्चा होता है वो केवल पोषण के संबंधित चीज़ों को जुटाने में ही होता है। बाकी जो 30% बचता है उसमें आप जो फार्म मैनेजमेंट्स हैं या डिजीज प्रिवेंशन के लिए न टीकाकरण या दवा या दूसरे चीज़ों का व्यय उसमें आ जाता है। तो अगर पशुपालन के व्यवसाय को विशेष करके दूध उत्पादन और मांस उत्पादन या जो दूसरे भी लें तो उन सबों को अगर लाभकारी रूप से चलाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी महत्वपूर्ण होता है कि हम पोषण संबंधित जो प्रबंधन है उस पर अधिक से अधिक ध्यान दें। तो किसान भाइयों, अगर हमको पशुओं से उसके क्षमता के अनुसार में, उसके नस्लीय क्षमता के अनुसार में अगर उत्पादन लेना है तो उसको एक पोषण, उसके अनुसार जो पोषण होता है, उसके आवश्यकता के अनुसार पोषण हमें देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम पोषण नहीं दें तो उसको हम बहुत ही अच्छा नस्ल के पशु भी हैं जो उत्पादन देने की क्षमता रखते हैं, फिर भी वहाँ से हम उत्पादन नहीं ले सकते हैं। एक उदाहरण स्वरूप अगर कहें, हम सपोज कीजिए कि कोई किसान एक बहुत अच्छा जर्सी का या संकर नस्ल का गाय रखा हुआ है जिसका उत्पादन अगर हम 20 से 25 किलोग्राम प्रतिदिन देने की भी है, तो किसान अगर उसको सही ढंग से पोषण नहीं कराता है तो बाकी प्रबंधन सही रखते हुए भी अगर पोषण की कमी हो जाती है तो हम वहाँ से उत्पादन मुश्किल से 5-7 केजी या 10 केजी तक में ही सीमित हो जाएंगे। पशुपालक भाइयों, पागुर करने वाले पशु जिन्हें हम रूमिनेंट के नाम से जानते हैं, उनके लिए पोषण 2 तरह से किया जा सकता है। पहला चारा, दूसरा है दाना मिश्रण। दुधारू पशु जो दूध नहीं दे रहे हैं उनको 100% चारा के द्वारा पोषण देना चाहिए और थोड़ा दाना मिश्रण का सहारा भी लेना चाहिए। चारा में पशुओं को सूखा चारा जैसे पुआल, भूसी आदि देनी चाहिए
तथा हरे चारे में दलहनी और गैर दलहनी का मिश्रण बनाकर देना चाहिए। इससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। किसान भाइयों, हम पशुओं में विशेष करके जो जुगाली करने वाले, जो पागुर करने वाले हैं, जिनको हम लोग रूमिनेंट्स के नाम पे जानते हैं, रूमिनेंट्स को अगर हम पोषण की बात करें, रूमिनेंट पशुओं में अगर पोषण की बात करें तो उसमें हम दो तरह से पोषण के उसकी आपूर्ति को पूरा करते हैं। एक होता है चारा फसलों के द्वारा और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेट राशन या दाना मिश्रण के द्वारा। तो ये दोनों को मिला के भी हमें एक मैक्सिमम लिमिट जो होता है ना, वो कितना दे सकते हैं उसको हमको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर हम पूरा शुष्क ये पे जो ड्राई मैटर के बेसिस पर अगर बात करें तो पशु के वजन का 2 to 2.5% से अधिक हम नहीं जा सकते हैं, इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि दोनों ये जो पोषण है हम दो तरह से उसको आपूर्ति कर सकते हैं, एक चारा के द्वारा और दूसरा है जो कि दाना मिश्रण के द्वारा। विशेष करके जो पशु, अगर हम दुधारू पशुओं की बात करें तो जो पशुएं दूध में नहीं होती हैं उनको तो हम 100% कोशिश करना चाहिए किसानों को कि वो चारा के द्वारा ही उसका जो पोषण है उसको पूरा करें और थोड़ी बहुत जो मात्रा उसको मान्यता ज़रूरी मात्रा होती है उसके जैसे ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए या रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए तो हम उसको दाना मिश्रण का सहारा ले सकते हैं। तो इसमें किसान भाइयों कोशिश ये रहनी चाहिए, जो चारा है उसको भी हम ऐसे दो भागों में बांट सकते हैं, एक जो सूखा चारा है और दूसरा जो हरा चारा है। सूखा चारा में जैसे हमारा पुआल हो गया या भूसी हो गया, उस तरह के चीज़ों को हम लोग सूखा चारा के श्रेणी पे रखते हैं। ये भी पशुओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि उसको जो रुमेन होता है या उसका जो पेट होता है उसमें एक मिनिमम फाइबर परसेंटेज भी होना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो उसका जो हाजमा है, जो पाचन है, वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, गोबर सही ढंग से पास आउट नहीं हो पाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसको आप निश्चित तौर पे हम लोग ध्यान रखेंगे। टोटल चारा का करीब 60% 60 to 65% तक में उसको हम रखें, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा तरफ में अगर हम हरा चारा की बात करें तो हरा चारा की भी गुणवत्ता को ध्यान पे रखते हुए ही हम उसके प्रबंधन को ध्यान रखते हैं। इसको जानने के लिए हम हरा चारा को भी दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक जो दलहनी चारा फसलें हैं जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है और दूसरी जो अदलहनी चारा फसलें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मतलब शर्करा की मात्रा अधिक पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। ये दोनों के मिश्रण को अगर बना के हम दें तो बहुत ही अच्छा होता है। पशुपालक भाइयों, इन पशुओं से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इन्हें संतुलित आहार देना बहुत आवश्यक है। संतुलित आहार वो होता है जिसमें सारे तरह के पोषक तत्व जैसे शर्करा, प्रोटीन, वसा, मिनरल मिक्सचर, विटामिन्स उचित अनुपात में मौजूद होते हैं। बैलेंस राशन की अभी जैसे हम बात कर रहे थे, मतलब संतुलित आहार कहें तो संतुलित आहार हम उस तरह के आहार को कहते हैं, मतलब दिन भर के उस तरह के आहार को देना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे शर्करा, प्रोटीन, वसा, मिनरल मिक्सचर, विटामिन अगर उचित अनुपात में मौजूद रहते हैं तो उस तरह के जो आहार होता है उन सबों को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। हम इसी की बात कर रहे थे। ये संतुलित आहार के लिए किसान भाइयों हम दोनों का सहारा ले सकते हैं, या तो चारा फसल का और दूसरा दाना मिश्रण का। ये दोनों के सहारे से अगर हम लोग इस जो प्रतिदिन का जो उसका एक रिक्वायरमेंट होता है उसका पूरा करते हैं तो किसान उसका जो उत्पादन खर्च है उसको कम से कम रख सकते हैं और उत्पादन अधिक से अधिक ले सकते हैं। पशुपालक भाइयों, यूं तो दाना मिश्रण बाजार में उपलब्ध रहता है, परंतु यदि आपके पास चारा उत्पादन की संभावना है तो उसका उत्पादन करना बेहतर होता है। आपके पास जितना चारा मौजूद होगा उतना ही आपके दाने पर निर्भरता घटेगी, इससे आपका मुनाफा बढ़ेगा। या किसान भाइयों, दाना मिश्रण में ऐसे तो दाना मिश्रण अभी अगर बाज़ार में जाएंगे तो तरह तरह के रेडीमेड दाना मिश्रण भी बहुत सारे कंपनीज बनाते हैं और कंपनीज बनाते हैं उनका भी आप अगर उसकी देने की जो मात्रा है इसको भी समझ लें तो आपको देने में और आसानी रहेगी। अगर आपके पास में चारा फसल की गुणवत्ता वाले चारा फसल आपके पास उपलब्धता कम है तो आपकी निर्भरता किसान भाई दाना मिश्रण में अधिक हो जाती है और यहीं पर आपकी उत्पादन खर्च भी बढ़ेगी। इसी कारण जब भी संभव हो पाए अगर आपके पास चारा उत्पादन की फैसिलिटीज़ है तो आप कोशिश करना चाहिए अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त चारा के उत्पादन पर ध्यान दें और दाना मिश्रण की जो क्वांटिटी है वो कम से कम लगे, इसका ध्यान रखिएगा। इससे आपको क्या होगा, उत्पादन खर्च निरंतर कम होगा, प्रतिदिन का जो उत्पादन खर्च कम होगा और जो आपका लाभांश है वो अधिक होगा। यदि पशु उत्पादन पर नहीं है तो निर्वाह आहार के रूप में
1 से 1.5 किलोग्राम तक दाना मिश्रण देने से उनकी बढ़वार अच्छी होगी। यदि पशु दूध देने की अवस्था में है तो निर्वाह आहार के अलावा उन्हें उत्पादन आहार भी देने की जरूरत है। दाना मिश्रण की हम जो बात कर रहे थे किसान भाई, इसमें अगर आप रेडीमेड फीड लेते हैं, दाना मिश्रण लेते हैं, तो कोशिश करना है कि जो पशु आपके उत्पादन पे नहीं है उन सबों को निर्वाह आहार के रूप में आप 1 से 1.5 kg तक अगर दाना मिश्रण देते हैं तो वो शरीर के जो बाकी चीज़ें होती हैं ना उन सबों को मेंटेन रखेंगे, जैसे ग्रोथ होते हैं या दूसरे जो उपापचय क्रियाएँ होती हैं उससे वो मेंटेन रहता है। और अगर आपके पशु इसी समय में अगर वो दूध में है तो दूध में अगर है तो इन निर्वाह आहार के अलावे आपको उत्पादन आहार उसके अतिरिक्त देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपकी गायें हैं, संकर नस्ल की गायें हैं, तो प्रति 2.5 किलो दूध पर आप 1 kg दाना मिश्रण रखें। अगर भैंस है तो प्रति 3 kg दूध पर आप 1 kg दाना मिश्रण आप देते हैं। इसके मतलब निर्वाह आहार के अतिरिक्त देते हैं तो उस पशु के लिए ये 1 दिन का प्रतिदिन का आहार के लिए काफ़ी होता है। नहीं तो एक दूसरा तरीके से जो आप रेडीमेड फीड आजकल आते हैं बाज़ार में, उन सबों को 400 ग्राम से 500 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से देने की बात करते हैं। तो आप इस बात को भी फॉलो कर सकते हैं। इससे भी आपके पशुओं को प्रतिदिन का जो आहार की आपूर्ति चाहिए वो मिलता रहेगा। इससे अगर आप इस तरह के मतलब दोनों तरह से जैसे चारा में और दाना मिश्रण दोनों को बैलेंस रखते हुए अगर आपने पशुओं के जो पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति कर रहे हैं तो आपके पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। समय पे उसकी जो रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है, जो उत्पादन संबंधित जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो अच्छा रहेगा। समय पे आपकी जो गायें हैं वो हिट में आएंगी, बच्चा हिस्ट पुश होगा। आपके जो जानवर हैं उनके जो रोगरोधी क्षमता है ये बनी रहेंगी, बार बार जानवर बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको फ़ायदा होगा और पूरे साल आप उनके नस्लीय क्षमता के अनुसार उत्पादन ले सकते हैं और अपने व्यवसाय में जितना आप मुनाफा चाहते हैं उस तरह की मुनाफा आप कमा सकते हैं। पशुपालक भाइयों, यदि इस तरह से आप दुधारू पशुओं के पोषण का प्रबंधन करते हैं तो आपके पशु स्वस्थ रहेंगे, उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ेगी, वे रोग मुक्त रहेंगे और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। तो देखा किसान भाइयों आपने, अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें अपने पशुओं को लेकर तो इनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप जानते हैं अब आपको क्या करना है। आपको लिखना है हमें खत और लिखनी है अपनी बातें, पहुंचानी है हम तक। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।